डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अनुवाद बनाने के विषय में बातचीत की है, डिस्कशन किया है एवं समझा है कि किस प्रकार से हम इस सेंटेंस का अनुवाद करें। आज उसी श्रृंखला में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अनुवाद बनाने के विषय में डिस्कशन करेंगे। लेकिन किसी कार्य को हम ठीक से तभी पूरा कर सकेंगे, तभी समझ सकेंगे जब हम उस कार्य को प्रारंभ से लेकर अंत तक व्यवस्थित रूप से एवं पूर्ण मन से जब हम उस पर ध्यान देंगे, उसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप भी यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में अच्छी प्रकार से जानकारी करना चाहते हैं तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक अवश्य देखें और उसके बाद में आप इसको समझेंगे कि वास्तव में इसमें क्या है और किस प्रकार से टेंस बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान, ध्यान रहे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जैसा कि इसमें नाम लिखा है प्रेजेंट, प्रेजेंट माने वर्तमान और परफेक्ट अर्थात पूर्ण होना, टेंस अर्थात काल। यानी जब कोई कार्य, इस टेंस में कोई कार्य जब पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यानी इसके अंत में है आता है, यदि आया है तो समझ लीजिए वो हमारा प्रेजेंट है। और यदि उसमें चुका आया है यानी कार्य पूरा हो गया है, कह दिया गया मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, सोहन ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, गीता ने गीत गा लिया है, मैं यहाँ आ चुका हूं। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुकी है जैसे शब्द यदि मिल जाए तो समझ लीजिए कि हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इस प्रकार से जब हम इसकी पहचान करेंगे तो यहां पर हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, कॉमा चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, जैसे शब्द आते हैं। अब यदि आपने इतनी बात समझ ली, किसी सेंटेंस को देखा और उस सेंटेंस के अंत में लिखा है चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया, तो समझ लीजिए वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये तो पहचान हमारी हिंदी में है, लेकिन हमको यह भी ध्यान देना चाहिए कि सपोज कोई जरूरी नहीं है यदि हम सेंटेंस इंग्लिश में हमारा सेंटेंस है तो हम उसकी पहचान करने के लिए हमको देना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव लगा होगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया होगा। तो इस प्रकार से यदि हिंदी में ये शब्द आ जाए तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इंग्लिश में हमारे सामने सेंटेंस लिखा हो तो समझ लीजिए उसमें हैज या हैव आया हो तथा उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो समझ लीजिए वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो इस प्रकार से पहचान करने के बाद में जब हम अनुवाद बनाते हैं तो हम अनुवाद बनाने का नियम देखते हैं। अनुवाद का नियम, अनुवाद का नियम,
अब जब अनुवाद बनाने की बात हमारे सामने आती है तो हम कोई पहले समझ लेना चाहिए। पुनः वही बात अब आपको दोहराएंगे जो सभी अनुवाद बताते समय मैंने आपको बताया है कि अनुवाद में हम सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हमारा रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली बात यही है, ही सी इट अथवा कर्ता एक वचन होने पर सब्जेक्ट के बाद हैज तथा आई वी यू दे अथवा सब्जेक्ट के बहुवचन प्लूरल होने पर सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये सामान्य सा रूल है। अब हम इसी रूल को पूरा रूल कैसे, अभी ये पूरा रूल नहीं लिखा है, अभी हमारा इनकम्प्लीट रूल है। अब पूरे रूल को लिखने के लिए हम आपको गणित के फार्मूले के जैसे आपको लिख देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, अर्थात if subject is given in singular number then we have to use has, and if our subject is given in plural number then we should have to use have। और ये लिखने के बाद में प्लस वर्ब थर्ड, और वर्ब थर्ड क्या है, वर्ब थर्ड अर्थात इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और इसके ठीक बाद में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, एट लास्ट फुल स्टॉप। अब ये जो हमारा है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में जो अफर्मेटिव वाक्य होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, वो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का ये नियम है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हैज या हैव का यूज करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं अर्थात पास्ट पार्टिसिपल लिख देते हैं, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इस फार्मूले के आधार पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। अब देखिए सम एग्जांपल्स, क्योंकि हमने तो फार्मूला लिख दिया, फार्मूला हमने पढ़ भी लिया, लेकिन यदि फार्मूले का हम सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यदि हमने उसको अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिस में नहीं लिया है, तो वास्तव में इंग्लिश में इन फार्मूलों का कोई महत्व नहीं। इन फार्मूलों का इंपॉर्टेंस तभी है जब वास्तव में हमको इसका प्रयोग करना आ जाए। तो इसलिए अब हम आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं। नंबर 1, सुरेंद्र ने अपना कार्य पूर्ण
कर लिया है। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो हमारा इसमें कहेंगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट है सुरेंद्र। अब सुरेंद्र का सब्जेक्ट जानने के बाद में हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है, अर्थात एक वचन है कि बहुवचन है। तो हमने देखा कि सुरेंद्र एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन है। इसलिए जब सुरेंद्र हमारा एक वचन में आ गया तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सुरेंद्र। और अभी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब एक वचन का सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हैज का यूज करते हैं, अर्थात सुरेंद्र हैज। फिर है पूर्ण करना, कंप्लीट माने पूर्ण करना। और कंप्लीट की जो फॉर्म चलती होती है वो थी कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो लिखेंगे सुरेंद्र हैज कंप्लीटेड अपना कार्य। अब यहां पर सुरेंद्र यानी मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर में अपने की अंग्रेजी हिज होती है। सुरेंद्र हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया, सेंटेंस नंबर 2। लड़कों ने अपने लिए किताबें खरीद ली हैं। खरीद ली हैं अर्थात खरीद चुके हैं। अब जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो यहां पर हम फिर वही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट का निर्धारण करते समय देखिए लड़के लिखा है, लड़कों। अब ये हमारा प्लूरल नंबर में है तो हमने लिख दिया, लड़कों ने लिखेंगे द बॉयज। अब द बॉयज हमारा प्लूरल नंबर में है, इसलिए हम यहाँ पर एक वचन था तो मैंने हैज का यूज किया था, और यहाँ पर ये प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, इसलिए द बॉयज हैव। फिर द बॉयज हैव खरीदना, वर्ब हमारा इसमें खरीदना। खरीदने की दो अंग्रेजी होती है, बाय एंड परचेज। तो यहाँ पर खरीदने की अंग्रेजी होती है बाय। तो बाय की फॉर्म चलती है बाय, बॉट, बॉट। तो यहाँ पर इसका पार्टिसिपल हो गया द बॉयज हैव बॉट। अब लड़कों ने खरीद लिया है। अब क्या खरीद लिया है? तो कहेंगे पुस्तकें खरीद ली है। ये भी हमको ध्यान देना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमारा ये है। तो यहां द बॉयज हैव बॉट बुक्स। अब आगे लिखा है अपने लिए। अपने लिए, अपना एक बात है, यहां भी अपना है, यहां भी अपना है, अपने है। तो यहां पर अपना सुरेंद्र के हिसाब से था, इसलिए यहां पर हिज का यूज किया गया। और यहां पर भी अपने शब्द है, लेकिन यहां पर लड़कों के हिसाब से प्लूरल में हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से हम यहां पर लिखेंगे देयर, THEIR। और यहां लिखेंगे द बॉयज हैव बॉट बुक्स। यहां पर लिखेंगे फॉर। अब अपने लिए यहां पर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर लाएंगे तो लिखेंगे फॉर देम। यहां पर ये ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो बनेंगे द बॉयज हैव बॉट बुक्स फॉर देम। अब यहां पर ये पॉजिटिव केस यदि कहीं होता तो हम देयर का यूज करते। अब यहां पर है क्या? ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस दे के हिसाब से, लड़कों के हिसाब से देम होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। सरिता अपने पति के साथ लखनऊ चली गई है। अब जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो पुनः हम देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट है सरिता
और सरिता हमारा सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हम सरिता हैज। अब सरिता हैज तत्पश्चात थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो चली गई, चले जाना, जाना, गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गो वेंट गॉन। तो सरिता हैज गॉन। अब इतने का जब हम अर्थ क्लियर करेंगे तो कहेंगे सरिता चली गई है, सरिता जा चुकी है। अब कहां को जा चुकी है? तो हम कहेंगे लखनऊ को जा चुकी है। तो कहेंगे सरिता हैज गॉन टू लखनऊ। अब यहां पर आगे बात और हमारे सामने आएगी तो हम कहेंगे किसके साथ गई है? तो हम कहेंगे सरिता हैज गॉन टू लखनऊ। फिर कहेंगे किसके साथ गए? तो कहेंगे अपने पति के साथ। तो सरिता हैज गॉन टू लखनऊ विद। अब एक चीज और देखिए, विद मीन्स साथ। अब अपने, ऊपर से अपने की इंग्लिश हमने आपको क्लियर करने के लिए सेंटेंस लिखा है। तो यहां पर अपने के लिए, यहां पर जब अपना सुरेन था तो अपने कह रहे जी ही जाए, और यहां पर अपने लिए दूसरी बात है अपने लिए, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में अपने का यूज किया गया था, इसलिए देम आया। लेकिन यहां पर अपने पति, अपने और सरिता के लिए, सरिता के साथ में अपने के लिए जी हर का यूज किया जाएगा। सरिता हैज गॉन टू लखनऊ विद हर हस्बैंड। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसके बाद में हमारा ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अफर्मेटिव के बाद में हम जानते हैं असर्टिव के अंतर्गत ही दो इसके रूप होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अब हम दूसरा जो होगा नियम वो हम निगेटिव सेंटेंस के लिए अप्लाई करेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव अर्थात जिसमें नकारात्मक का भाव आता है, नकारात्मक होता है यानी नहीं की बात आती है। अब इसके लिए फार्मूला क्या है? ठीक वही ऊपर वाला, केवल नहीं आया अर्थात हमको नॉट यूज करना। और कहाँ यूज करना? तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद में नॉट का यूज करना होगा। इसी बात को हम यहाँ पर पुनः ही सी बार बार नहीं दोहराएंगे, टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सीधे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड अर्थात पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। ये हमारे सामने फार्मूला आया। इस फार्मूले को भी हमने इस रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दिया, जिससे आपकी समझ में आ जाए कि वास्तव में जो ये रेक्टेंगल के अंदर इसलिए बंद किया गया है क्योंकि यही हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले के तहत हमको आगे बढ़ना है। अब देखिए इस पर एग्जांपल्स देखिए। पहला एग्जांपल, मैंने लाल किला कभी नहीं देखा है। अब जब इस सेंटेंस का हम अनुवाद करेंगे, मैंने लाल किला कभी नहीं देखा है, तो हम यहां पर मैंने अर्थात मैं तो हम लिखेंगे आई। आई हमारा है तो अकेला, लेकिन फिर भी इंग्लिश में हम आई को प्लूरल में लिखते हैं, इसलिए हम लिखेंगे आई हैव। अब जब कभी नहीं आया, ध्यान दीजिए नॉट का यूज तो करते हैं, लेकिन जब कभी नहीं आता है तो कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है, इसलिए हमको यहाँ पर नॉट का यूज न करके हमको नेवर का यूज करना होगा। आई हैव नेवर सीन। अब लाल किला सीधे लिखेंगे आई हैव नेवर सीन रेड फोर्ट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
दूसरा सेंटेंस, जज साहब ने मुकदमा तय नहीं किया है। अब जब इस सेंटेंस का अनुवाद बनाएंगे तो ये चीज हमको ध्यान रहना है। इंग्लिश में, हिंदी में तो हम किसी को भी जब रेस्पेक्ट करते हैं तो हम सर, भाई साहब जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको ध्यान है इंग्लिश में इन शब्दों के लिए कोई मायने नहीं रहता है। तो यहाँ पर जज साहब का मतलब केवल हम लिखेंगे द जज। द जज अब नहीं किया है, हैज नॉट, तय करना अर्थात डिसाइड करना, तय करना अर्थात डिसाइड करना। द जज हैज नॉट डिसाइडेड द मुकदमा अर्थात केस। द जज हैज नॉट डिसाइडेड द केस। ये हमारा सेंटेंस हुआ। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल नंबर 3। नंबर 3, उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, उन्होंने अर्थात दे, उन्होंने दे, दे मीन्स वे या उन्होंने। दे, अब दे हमारा प्लूरल नंबर में है, इसलिए लिखेंगे दे हैव नॉट। समाप्त करना, फिनिश, दे हैव नॉट फिनिश्ड अपना कार्य। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर जो अपना कार्य है ये हमारा पॉजिटिव केस है। कौन सा केस है? तो कहेंगे पॉजिटिव केस है, ये संबंध है कार्य के साथ में। तो यहां पर दे के हिसाब से अपने की अंग्रेजी देयर हो जाती है, THEIR। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। इस प्रकार से हमने आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं आपके सामने रखा। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो होता है सेंटेंस आता है वो आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इस इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, जो ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने की बात आती है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक जो पहला होता है उसमें होता है क्या पहले आने पर, क्या वाक्य के पूर्व में आने पर। जब क्या वाक्य के पूर्व में आता है तो देखिए हमारा रूल क्या चलता है। सबसे पहले हैज अथवा हैव, यानी इफ आवर सब्जेक्ट is in singular number then we have to use has, and if it is in plural number then we have to use have। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम has या have लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड अर्थात पास्ट पार्टिसिपल।
और उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगाना कतई नहीं भूलेंगे। जैसा मैं हर सेंटेंस को, हर टेंस को पढ़ाते हुए आपके सामने एक बात जरूर बता देता हूं कि इंट्रागेटिव में जो ये क्वेश्चन मार्क है, ये इंट्रागेटिव सेंटेंस की जान है। सबसे ज्यादा हमारी पहचान इसी बात से होती है। जैसे ही क्वेश्चन चिन्ह, हमें क्वेश्चन मार्क देखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देगा तो समझ लेंगे हमारा सेंटेंस इंट्रागेटिव है। भले हम पूरे सेंटेंस को देखें या न देखें, समझें या न समझें, ये हमारे सामने बन गया जब क्या वाक्य के पूर्व में होता है। दूसरा, ये पहली कंडीशन है आपकी। दूसरी कंडीशन, यदि क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कितने वाक्य के बीच में आए। अब ध्यान दीजिए, एक तो ये बात आ जाती है तो इस फार्मूले का को अप्लाई करते हैं। जब ये शब्द बीच में आते हैं, पहले इन शब्दों की पुनः इंग्लिश आप देख लीजिए। क्या, क्या को इंग्लिश में लिखते हैं हम व्हाट, कॉमा, क्यों, व्हाई, कहां, वेयर, कब, व्हेन, कैसे, हाउ। कितने, कितने की इंग्लिश दो होती है, और दो इसलिए होती है क्योंकि कितने के द्वारा एक तो हम नंबर की जानकारी करते हैं। मैंने आपसे कह दिया तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं, इस शहर में कितने स्कूल हैं, यानी नंबर की जानकारी होती है। तो ऐसी स्थिति में नंबर के लिए कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी। और दूसरी कितने, क्वांटिटी की बात आती है, क्वालिटी की बात आती है। क्वांटिटी तो यही हो गई जो मैंने आपको बताया, संख्या, और क्वालिटी अब हम कहेंगे इस ग्लास में कितना दूध है, ये मात्रा है, मात्रा है, क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी के लिए हमने कह दिया हाउ मच। अब इस प्रकार से कितने की ये दो इंग्लिश होती हैं, और दोनों में आपको मूलभूत जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको पता होना ही चाहिए, तभी आपका लाभ होगा। अब आप इसी से आधारित, इसी पर आप एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, क्या क्या तुम्हारे छोटे भाई ने कक्षा 10 पास कर लिया है? अब देखिए यहां पर इस सेंटेंस में हमने लिखा क्या तुम्हारे छोटे भाई ने कक्षा 10 पास कर लिया है। अब क्या पहले है, अर्थात हमको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का पहले यूज करना है। तो सब्जेक्ट है तुम्हारा छोटा भाई। अब यहाँ पर मुख्य सब्जेक्ट क्या है, भाई। भाई हमारा सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर में होने के कारण लिखेंगे हैज योर। अब यहाँ पर छोटे की दो बातें होती हैं, एक बड़ा और छोटा। छोटे की होती है यंगर, बड़ा होता है इल्डर। लेकिन यंगर और इल्डर का प्रयोग उस कंडीशन में करते हैं जब हमारा अपना सगा होता है। हमने कह दिया हमारा बड़ा भाई है तो इल्डर, लेकिन कोई हमारे गांव का कोई बड़ा व्यक्ति है तो यहाँ पर हम यंग और ओल्ड से काम लेते हैं, तो वहां पर हम यंगर का यूज नहीं करते हैं, इल्डर का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हैज योर यंगर ब्रदर।
अब यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास करना है, पास्ड। अब लिखा कक्षा 10, हैज योर यंगर ब्रदर पास्ड क्लास 10, अंत में क्वेश्चन मार्क। हम यहां पर क्लास 10 भी लिख सकते थे, क्लास 10 भी लिख सकते हैं, तो चाहे तो यहां पर हैज योर यंगर ब्रदर पास्ड 10th क्लास, ये भी हम लिख सकते हैं 10th क्लास में। और क्लास 10 लिखने में कोई भी अंतर नहीं और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस हुआ। एक एग्जाम्पल और देखिए, क्या किसान अपने खेत, क्या किसान अपना खेत जोत चुका है? अब जब इस सेंटेंस का अनुवाद बनाएंगे तो पुनः ये एक वचन में है किसान, तो इसलिए हैज का यूज पुनः, हैज द फार्मर, खेत जोतना, प्लाउड, अपना खेत, हिज फील्ड। अब यहां पर ये हम ऐसे सेंटेंस है जिसमें क्या सबसे पहले आया है। अब हम आपको ऐसे सेंटेंस बताएंगे जिसमें क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कितने वाक्य के बीच में आए हैं। तो इसके लिए एक आपका सेंटेंस इसी के साथ में मैंने लिख दिया, चोर कहां भाग गया है? अब जब इस सेंटेंस का अनुवाद बनाएंगे तो हम कहेंगे वेयर हैज द थीप रन अवे, आई डस्ट क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने देखा कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या पहले होगा, तो हैज या हैड पहले आएगा, और जब क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे बीच में होगा तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और इस नियम को, ये सेंटेंस को लिखने के बाद में अगले सेंटेंस, अगले टेंस की बात करते हैं। अगले सेंटेंस के अंतर्गत हमारा आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव, अब इस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी हो, यानी जिसमें क्या भी आए, कहां भी आए, कैसे भी आए, कुछ भी आए, लेकिन उसमें नॉट जरूर आए। तो ऐसे वाक्यों की जब हम बात बनाते हैं तो वहां पर भी सीधे सीधे आपको फार्मूला लिख रहे हैं। सबसे पहले वही कंडीशन, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड अर्थात पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला नंबर 2, ठीक वही कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और एडलॉइज क्वेश्चन मार्क। अब देखिए
एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज आर हैव प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, ये चीज यहां पर मुख्य थी। यदि ये बात मिस हो जाती तो हमारा ये जो रूल था वो इनकम्प्लीट हो जाता और इस इनकम्प्लीट रूल के आधार पर हमारा सेंटेंस कतई गलत हो जाता। अब यहां पर सीधे हम आपको एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। पहला सेंटेंस है, क्या उसके भाई ने धूम्रपान करना नहीं छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा है। अब यहां पर मैंने लिखा है नहीं छोड़ा है, अर्थात नहीं छोड़ा अर्थात नहीं छोड़ दिया है। अब जब इस सेंटेंस का हम अनुवाद बनाएंगे तो उसके भाई ये भी हमारा एक वचन में है, तो लिखेंगे हैज हिज ब्रदर नॉट छोड़ना, तो लिखेंगे नॉट गिवन अप स्मोकिंग। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और इसके बाद में एक सेंटेंस जिसमें क्या क्यों कहा था कब कैसे वाक्य के बीच में आया है। सेंटेंस नंबर 2, नौकर ने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया है। अब जब इस सेंटेंस का हम अनुवाद बनाएंगे तो हम क्यों बीच में आया, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाई हैज द सर्वेंट नॉट। अब बंद करने की जो थी शट यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल भी शट का शट ही होता है। तो लिखेंगे व्हाई हैज द सर्वेंट नॉट शट द डोर। और इस सेंटेंस के साथ में जो मैंने आज आपको सोचा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अनुवाद किस प्रकार से बनाएंगे, उसकी क्या विधि होगी, तो हमने इस सेंटेंस के साथ में ये कार्य कंप्लीट किया। अब मैं जरूर चाहता हूं कि यदि आपको हमारा ये मेथड, हमारा ये पढ़ाने का तरीका यदि आपको आसान लगा हो तो निश्चित रूप से आप इस हमारे बताए गए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें व शेयर करें तथा जिससे आने वाले वीडियोज भी आपको मिलते रहें, इसलिए इसको सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने अन्य साथियों को भी जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जिनको लगता है कि बिना इंग्लिश के कुछ नहीं हो सकता, उनको अवश्य बताएं जिससे वो भी सीख सकें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। धन्यवाद।